नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जिन विराम चिन्हों की हम कल बात कर रहे थे, आज हम उससे आगे बाकी अन्य विराम चिन्हों की बात करेंगे। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है, इसका नाम है अल्प विराम चिन्ह। परिभाषा की अगर बात की जाए तो समान आधार वाले शब्दों, वाक्यांशों आदि के बीच थोड़ा रुकने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। अर्थात यदि वाक्य के अंदर शब्द जो हैं, वाक्यांश जो है, उनके बीच अगर हमें थोड़ा सा रुकना हो, थोड़ा सा ठहरना हो, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहचान की अगर बात की जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसे आप इंग्लिश में भली भांति रूप से जानते ही होंगे, जिसे आप कॉमा कह के बुलाते हैं। हिंदी में इसी को कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। प्रयोग की अगर बात की जाए तो समान आधार के शब्दों के बीच ठहराव के समय इसे प्रयोग किया जाता है, या फिर महीने व तारीख को वर्ष से अलग करना हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। पत्र में अभिवादन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात की जाए तो सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है वो है, अगला जो हमारा उदाहरण है वह है महीने व तारीख को वर्ष से अलग करने को लेकर है। जैसे कि 15 अगस्त को एक साथ लिखकर और बीच में जो चिन्ह लगाया गया है, इसे ही अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है पत्र में अभिवादन को लेकर पूज्य माता जी। इसके बिल्कुल ठीक बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप पूज्य पिताश्री या अन्य किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जिसका हम पत्र में अभिवादन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इन सभी शब्दों के बाद हम इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है, इसका नाम है अर्धविराम चिन्ह। परिभाषा की अगर बात की जाए तो दो समान आधार वाले वाक्यों के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्धविराम चिन्ह कहा जाता है। अर्धविराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह से थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव लेता है। अर्थात इससे पहले अभी जो हमने चिन्ह पढ़ा अल्प विराम चिन्ह, और ये है अर्धविराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह से थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव इस वाले चिन्ह के बाद लिया जाता है। पहचान की अगर बात की जाए तो इससे पिछला जो हमने चिन्ह पढ़ा अल्प विराम चिन्ह, ये ठीक उसके ऊपर एक बिंदी लगाने के बाद बन जाता है। दिखने में ये कुछ इस प्रकार का होता है। प्रयोग की अगर बात की जाए तो समान आधार वाले वाक्यों के बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है वो है मैं दुकान गया, दुकान बंद। इस वाक्य में ये जो दो हिस्से हैं, ये दोनों ही समान आधार का कार्य कर रहे हैं, और इनके बीच में जो चिन्ह लगाया गया है इसी चिन्ह को कहते हैं अर्धविराम चिन्ह। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए। इसमें ये जो दो आधार हैं इस वाक्य के अंदर, इन दोनों ही आधार के बीच में जो ये चिन्ह प्रयोग में लाया गया है इसे ही कहते हैं अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह के प्रयोग में अल्प विराम चिन्ह की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय ठहराव होता है। अगला जो हमारा चिन्ह है इसका नाम है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह परिभाषा की अगर बात की जाए तो वाक्य में दो समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह की जो पहचान है, योजक चिन्ह की पहचान इस प्रकार से है, एक छोटी सी रेखा खींची होती है। प्रयोग की अगर बात की जाए, जब वाक्य में दो समान आधार वाले शब्द मिलकर समस्त पद यानी कि दोनों शब्दों को मिलाकर एक पद बना देते हैं, तो दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
समान आधार के अंतर्गत विलोम शब्द, क्रिया वाले शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, संख्या और उसके अंश के बीच आदि शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे कि योजक चिन्ह किस प्रकार से कहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो उदाहरण है वो है दिन रात। दिन रात एक दूसरे के विलोम हैं, इस वजह से इन दोनों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगले जो शब्द हैं वो है सच झूठ। सच और झूठ, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये दोनों ही समान आधार वाले शब्द हैं। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है खाना पीना। हम सामान्यतः बोलचाल में कहते हैं अगला जो हमारा चिन्ह है इसका नाम है निर्देशक चिन्ह। परिभाषा की अगर बात की जाए, किसी वाक्य में विस्तार से कोई बात कही जाती है तो उसी विवरण विस्तार से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी विस्तार विवरण से पहले जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। पहचान की यदि बात की जाए तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसा कि आपने गणित के अंदर घटा का निशान देखा होगा। प्रयोग की अगर बात की जाए, वाक्य में किसी आने वाले विवरण विस्तार की ओर संकेत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस निर्देशक चिन्ह का आकार योजक चिन्ह, जो हमने इससे पहले पढ़ा योजक चिन्ह, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी कि योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा जो होता है वो होता है निर्देशक चिन्ह। उदाहरण की बात की जाए तो हमारा सबसे पहला जो उदाहरण है वो है अध्यापक। पानी का रंग कैसा होता है? तो अध्यापक के बाद ये जो चिन्ह प्रयोग में लाया गया इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। इसके बाद अध्यापक द्वारा ये जो प्रश्न पूछा गया और उसके बाद ये जो चिन्ह लगाया गया इसका क्या नाम है? हमने इसकी बात अभी पहले की थी, हम इस चिन्ह की बात पहले कर चुके हैं। याद आया कुछ आपको? जी हाँ, इसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या नाम है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और यह जो चिन्ह है ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इससे अगला जो हमारा उदाहरण है वो है संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जैसे अभी जैसे के बाद ये जो चिन्ह लगाया गया है इसी को हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। यानी कि अब संज्ञा के जो तीन भेद हैं उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानकारी देंगे और उससे ठीक पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है निष्कर्ष। निष्कर्ष के ठीक बाद ये जो चिन्ह प्रयोग में लाया गया इसे कहेंगे निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह के बाद अब आगे की बात विस्तार पूर्वक कही जा सकती है, लिखी जा सकती है। अगला जो हमारा चिन्ह है इसका नाम है विवरण चिन्ह। परिभाषा की यदि बात करें तो वाक्य में विस्तार विवरण बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस शब्द के बाद
जो चिन्ह लगाया जाता है उसी चिन्ह को विवरण चिन्ह कहते हैं। पहचान की यदि बात करें तो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। बात करें तो इस चिन्ह की पहचान जैसे योजक चिन्ह में एक सीधी रेखा हम खींचते थे, इस चिन्ह के अंदर उसके ऊपर एक बिंदी और उसके ठीक नीचे एक बिंदी भी लगाई जाती है। के बाद यह चिन्ह जो बन जाता है वो कहलाता है विवरण चिन्ह। प्रयोग की यदि बात करें, जब वाक्य में विवरण या विस्तार से किसी बात को कहा जाता है या कहना होता है, विवरण बताने से पहले जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो उदाहरण है वो है मेरे विद्यालय का विवरण इस प्रकार है। इस वाक्य के अंदर ये जो विवरण शब्द आया है ये बताता है कि इस पूरे ही वाक्य के बाद अब जो भी कोई बात ये कहने वाला है वो अपने विद्यालय के बारे में बताएगा। बात बताने वाला है विस्तार से, उसी से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है नोट। ये विवरण चिन्ह है। इसके बाद यदि कोई हम बात कहना चाहते हैं तो उसको हम विस्तार पूर्वक से कह सकते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है पता, यानी कि जब हम कभी अपना पता लिखते हैं तो उससे पहले लिखने के पश्चात हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो हमारा पता होता है उसको विस्तार पूर्वक से लिखते हैं। अगला जो हमारा चिन्ह है इसका नाम है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह दिखने में ये कुछ इस प्रकार का होता है। एक छोटी सी बिंदी होती है। परिभाषा की यदि बात करें तो किसी शब्द को पूरा न लिखकर उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखने के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। पहचान की यदि बात की जाए तो ये एक छोटी सी बिंदी होती है जो शब्द के प्रथम अक्षर यानी पहले अक्षर के ठीक नीचे लगाई जाती है। लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े अक्षर को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। संक्षेप यानी कि छोटे रूप में। संक्षेप यानी कि किसी शब्द को हम छोटे रूप में जब लिखते हैं। उदाहरण की यदि बात करें तो हमारा सबसे पहला जो उदाहरण है वो है डॉक्टर। डॉक्टर जब हम पूरा लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, परंतु यदि हमें डॉक्टर को पूरा ना लिखकर संक्षेप में लिखना हो तो हम कुछ इस प्रकार से उसे लिखेंगे और यहाँ पर ये जो चिन्ह लगाया जाता है इसी चिन्ह को कहते हैं लाघव चिन्ह। दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो है पंडित। पंडित इस शब्द को यदि हम पूरा लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, परंतु जब हम पंडित को संक्षेप में लिखेंगे तो उसी शब्द को लिखने के लिए हम शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके साथ में नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं। इससे अगला जो हमारा उदाहरण है वो है दिल्ली पुलिस। उनके कंधों पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से हरियाणा पुलिस की यदि आप कंधे पर देखेंगे उनके कंधों पर इस तरह से लिखा मिलता है। तो ये है क्या? ये शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके ठीक बाद बिंदी लगा दी जाती है। तो इसी चिन्ह को हम कहते हैं लाघव चिन्ह। इससे अगला जो हमारा उदाहरण है वो है उत्तर प्रदेश। इसमें की सबसे पहला हमारा जो अक्षर है वो है उ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो हमारा है वो है प्र। तो उ और प्र इन दोनों को लिखने के बाद हमने साथ में जो निशान लगाया, जो चिन्ह लगाया, इसी चिन्ह को हम कहते हैं लाघव चिन्ह। यानी कि अगर हम पूरी ही बात को संक्षेप में समझना चाहें तो आज के बाद हम किसी बड़े शब्द को यदि संक्षेप में लिखना चाहें तो उसके पहले अक्षर को लिखने के बाद उसके साथ में लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं।
अब हम जिस चिन्ह की बात करेंगे इसका नाम है तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह। आप सभी इस चिन्ह को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। सभी इस चिन्ह को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि हमें ये शुरुआत में ही सिखाया जाता है कि जमा, घटा, गुणा, भाग इस तरह के कुछ चिन्ह गणित में प्रयोग में लाए जाते हैं। उन्हीं के साथ हमें ये चिन्ह देखने को मिलता है जिसे कि हम गणित में बराबर का निशान कहते हैं। इस चिन्ह को गणित में हम बराबर का निशान कहते हैं। परिभाषा की यदि बात की जाए तो जब वाक्य में समानता का अर्थ प्रकट हो जाए तो उसे बताने हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे तुल्यता चिन्ह कहते हैं। पहचान आप सभी जानते ही हैं इसकी। इसमें दो सीधी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर खींची जाती हैं। प्रयोग इसका कहाँ पर किया जाता है इसकी बात की जाए तो समानता का अर्थ बताने के लिए तुल्यता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ पर दो शब्द एक दूसरे के जहाँ पर दो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उसी के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो उदाहरण है वो है विद्यालय। विद्यालय को जब हम संधि विच्छेद के रूप में लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं इस तरह से, विद्या जमा आलय। तो ये इस निशान के दोनों ही तरफ के जो हिस्से हैं, एक तरफ विद्यालय पूरा लिखा हुआ है और दूसरी तरफ विद्या जमा आलय इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसके बीच में ये जो चिन्ह प्रयोग में लाया गया ये है तुल्यता चिन्ह, जिससे कि ये दोनों ही शब्द आपस में बराबर हैं। इसका अर्थ होता है वाक्य में ये दोनों ही समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। जो हमारा उदाहरण है वो है फूल और पुष्प। इन दोनों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि फूल और पुष्प ये दो शब्द बोलने में अलग अलग है परंतु इनका जो अर्थ है वो समान है। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है दिन और दिवस। दिन और दिवस, इन दोनों के बीच में समानता के अर्थ को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला जो उदाहरण है वो है 2 जमा 2 बराबर 4। तो इसी बराबर वाले निशान को हम हिंदी में तुल्यता चिन्ह कहते हैं। यानी आज के बाद जब भी आपको कोई दो शब्द लिखे हुए मिले और उनके बीच में समान अर्थ हो तो उन दोनों ही शब्दों के मध्य, उन दोनों ही शब्दों के बीच में आप तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करेंगे।